समय के धीमे चलने की हैरत अंगेज रिपोर्ट। प्लेन ने जैसे ही एयर टनल को पार किया, समय उसी वक्त बदलने लगा। 160 किलोमीटर उड़ने में सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगा। दूसरी दुनिया की घटनाएं जो वास्तविकता को बदलती सी लगती हैं। लगा जैसे हर चीज स्लो मोशन में चल रही है, मानो हर चीज की गति धीमी हो गई हो। पलक झपकते लोकेशन बदलने वाली अजीब सी उड़ती चीजों की रिपोर्ट्स। व्हीकल्स या तो समय के या फिर किसी और डायमेंशन से अंदर आ सकते थे या बाहर जा सकते थे। क्या परग्रहियों ने समय से होकर गुजरने की काबिलियत हासिल कर ली है? क्या पृथ्वी पर आने वाले जीव न सिर्फ दूसरे ग्रहों से बल्कि भविष्य से या फिर प्राचीन काल से आ रहे हैं? हो सकता है कि अंतरिक्ष की एक परग्रही सभ्यता हमारे मुकाबले हजारों साल से ज्यादा विकसित हो और वो अतीत या भविष्य में जा सकती हो। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है जिसके आगे सिर्फ सच है। इसकी मांग है कि हम हर उस चीज पर सवाल करें जो आज तक हमने सीखी है। सबूत हमारे चारों तरफ फैले हैं, भविष्य ठीक हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं द टाइम बेंडर्स। माउंट पायोन, टर्की। एक जमाने में यहां प्राचीन एफेसस ग्रीक शहर हुआ करता था। आज इन खंडहरों में एक धार्मिक स्थल है जिसे द ग्रोटो ऑफ द 7 स्लीपर्स कहते हैं। माना जाता है कि ग्रोटो यानी गुफा वो लोकेशन है जहां सदियों पहले 7 लोगों के एक समूह ने समय में बदलाव को महसूस किया था। ईसाई और मुस्लिम धर्म में 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस के बारे में 7 योद्धाओं की एक हैरतअंगेज कहानी है और वो 7 लोग 250 एडी में ईसाई धर्म को फैला रहे थे और उन दिनों ये एक नए धर्म के रूप में उभर रहा था। रोम के सम्राट ने उन योद्धाओं से कहा कि वो ईसाई धर्म का बहिष्कार करें और उसे छोड़ दें। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचकर एक गुफा में जाना होगा। सम्राट ने उस गुफा को सील कर दिया जिसमें वो सो रहे थे। सैकड़ों साल गुजरने के बाद एक चरवाहा वहां से गुजर रहा था। उसे वो गुफा दिखाई दी। उसने दीवार को तोड़ा और उसमें सैकड़ों सालों से सोते हुए 7 लोग पाए गए, जो कि 300 साल गुजरने के बाद भी वो 7 आदमी आज भी जिंदा हैं। वो 7 लोग एफेसस में जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है, लेकिन वो जहाँ देखते हैं उन्हें ईसाइयों के क्रॉस दिखाई देते हैं क्योंकि तब तक ईसाई धर्म फैल चुका होता है। एफेसस के बारे में आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उनके साथ कोई चमत्कार हुआ था या किसी ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां टाइमलाइन बदल चुका था, यानी उनके लिए वो 300 साल घटकर कम हो गया था। बहुत से स्कॉलर्स इस स्टोरी को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन लाखों ईसाई और मुस्लिम यकीन करते हैं कि वहां एक चमत्कार हुआ था। वो मानते हैं कि उन 7 योद्धाओं को भविष्य में ले जाया गया था। उस गुफा में सैकड़ों कब्रें पाई गई थीं, जो 5वीं सदी की थीं और उन पर खुदा हुआ था कि लोगों को वहां इसलिए दफनाया गया था क्योंकि उस लोकेशन में जबरदस्त शक्ति है। आज भी उसे एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। ये उस सबूत की तरह है जिसके बारे में इंसान लगातार सोचता रहता है। जो सबसे अहम है, जिसे बहुत कम समझा गया है, वो है सृष्टि की शक्ति, समय। समय क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक मौलिक सवाल है। आमतौर से हम समय की एक सीधी लाइन पर चलते हैं, अतीत से वर्तमान और भविष्य। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके अलावा और कोई दिशा भी है, समय में से होकर गुजरने का रास्ता? हमारे लिए समय बड़ा कीमती है। दुख में से होकर गुजरने का समय जो हर इंसान के लिए एक जैसा होता है। हम सबके अंदर समय को हराने की एक लालसा होती है। आखिर मानवीय चेतना में टाइम ट्रैवल की सोच अब तक क्यों बनी हुई है? मेरी नजर में एक ख्याल कि हम प्राचीन काल में भविष्य में जा सकते हैं, वो एक बुनियादी खोज होगी।
ये ख्याल कि हम समय की सीमाओं को तोड़कर उससे आजाद हो सकते हैं, ये सोच इंसान की कल्पना में सदियों से बनी हुई है। लेकिन टाइम ट्रेवल में आज की सोच का श्रेय साइंस फिक्शन लेखक H.G. वेल्स को जाता है। 1895 में उन्होंने अपनी किताब द टाइम मशीन में लिखा किस तरह वैज्ञानिक रूप से टाइम ट्रैवल मुमकिन हो सकता है। H.G. वेल्स के दिमाग में एक बात आई कि अगर हम स्पेस में घूम सकते हैं तो हम समय में क्यों नहीं घूम सकते, और यही उनके नोवेल द टाइम मशीन की शुरुआत थी। H.G. वेल्स ने कहा कि स्पेस में किसी चीज को ढूंढने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, यानी समय चौथा डायमेंशन है। हमारी सृष्टि में किसी घटना को पहचानने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। H.G. वेल्स ने इस सोच पर कहा कि स्पेस और समय किसी न किसी तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं और उनकी किताब का हीरो अपनी मर्जी से किसी भी वक्त भविष्य में जा सकता था, किसी भी वक्त अतीत में जा सकता था। वो ये देख सकता था कि उस वक्त क्या हो रहा था। क्या कभी वो दिन आएगा जब इंसान अतीत में यात्रा कर पाएगा, यहां तक कि भविष्य में भी? हैरत की बात है कि द टाइम मशीन छपने के सिर्फ 10 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी तरह के टाइम ट्रेवल की बात कही थी। H.G. वेल्स ने 1895 में कहा था कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह दिलचस्प बात है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूटोनियन क्लासिकल फिजिक्स में समय को संपूर्णता की नजर से देखा जाता था। वो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा रहता था। सन 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी पर लेख लिखा और साबित किया कि समय वास्तव में संबंधित है। आइंस्टाइन की थ्योरी में अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे स्पेस टाइम कहा जाता है। आप अंतरिक्ष में जो भी कर रहे हैं वो समय में भी हो रहा होगा। एक घूमने वाला ब्लैक होल अंतरिक्ष में मरोड़ पैदा कर सकता है। समय अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। अगर मैं अंतरिक्ष को मोड़ दूं, मैं समय को मोड़ सकता हूं। गणित में इसे साबित किया गया है। मैं भविष्य से लौटकर अतीत में जा सकता हूं। प्रयोग के तौर पर अब तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक हिस्सा है। क्या यह मुमकिन है कि अतीत में यात्रा करने के लिए स्पेस और टाइम में हेरफेर किया जा सकता है? अगर यह मुमकिन है तो आज का विज्ञान इस हैरत अंगेज कामयाबी को कब तक पा सकता है? द यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट 2021 थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड मैलेट अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए शोधकर्ताओं की टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो है टाइम मशीन की रचना। रिंग लेजर नाम के एक मैकेनिज्म के जरिए डॉक्टर मैलेट को यकीन है कि स्पेस और टाइम में हेर फेर करने पर अतीत में जाने के लिए वो एक प्रवेश द्वार बना पाएंगे। दरअसल मैंने आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशन का हल ढूंढ निकाला कि लेजर लाइट की एक बीम को घुमाने पर वो स्पेस में मरोड़ पैदा कर सकती है। इसमें रिंग लेजर नाम का एक डिवाइस है। इस डिवाइस की मदद से प्रकाश एक लूप में घूमता है। आप इसे कई और तरीकों से भी कर सकते हैं। मिसाल के लिए इसे आईने में से वापस ला सकते हैं। मैं ये साबित कर पाया कि घूमती हुई लेजर लाइट की बीम स्पेस में मरोड़ पैदा करती है। मैंने एक और चीज साबित की कि अगर इस घूमते स्पेस में मजबूती है तो वो समय में मरोड़ लाकर एक लूप बनाएगा और समय के इस लूप के जरिए अतीत में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन हो सकता है। ये सारी बातें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मौजूद हैं। डॉक्टर मैलेट की टाइम मशीन थियरी की नजर से भले ही सही हो, एक बड़ी अड़चन ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। एनर्जी की अत्यधिक मात्रा को सींचना। उस वक्त टाइम मशीन की सबसे बड़ी बाधा थी एनर्जी, क्योंकि उन्हें डायमेंशन को यानी समय को मोड़ना था। जिस एनर्जी की मदद से स्पेस और टाइम में से प्रवेश द्वार बनाया जा सकता है उसे प्लैंक एनर्जी कहते हैं। प्लैंक एनर्जी हमारी सबसे ताकतवर मशीन हार्डन कोलाइडर से भी 1000 अरब गुना ज्यादा ताकतवर होती है। हम एक स्टार की एनर्जी की बात कर रहे हैं
हो सकता है अंतरिक्ष की कोई परग्रही सभ्यता जो हमसे हजारों साल ज्यादा एडवांस्ड हो, शायद वो प्लैंक एनर्जी पैदा कर पाए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अगर परग्रही सभ्यताओं के पास स्पेस में विशाल दूरियां तय करने की काबिलियत है, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं, तो क्या उन्होंने समय में यात्रा करने की महारत हासिल कर ली है? हो सकता है प्राचीन शिलालेखों में टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ हैरत अंगेज कहानियों की जांच करने पर कुछ नए सुराग मिल जाएं। ह्यूस्टन, टेक्सास, 2016। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिकॉर्ड तोड़ने वाले 340 दिन बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली लौटकर नासा जॉनसन स्पेस सेंटर आते हैं। इस मिशन को शोधकर्ताओं की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। वो समझना चाहते थे कि लंबे अरसे तक स्पेस फ्लाइट में बिताने पर इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है। स्कॉट के जुड़वां भाई और पूर्व एस्ट्रोनॉट मार्क कैली एक कंट्रोल सब्जेक्ट के तौर पर पृथ्वी पर ही रहे। जब स्कॉट स्पेस में थे, उनका इम्यून सिस्टम काफी एक्टिव था, उनकी नजर कमजोर हो गई थी और मार्क की तुलना में उनका बोन मास बहुत कम हो गया था। लेकिन स्कॉट के लिए सबसे अहम बदलाव था समय की गति का धीमा होना। जब उन्होंने जांच की स्कॉट कैली और मार्क कैली, जो 2 जुड़वे बच्चे थे, उनकी उम्र की तुलना की, तब पता चला कि स्कॉट मार्क से 0.5 मिलीसेकंड छोटा था। ये कैसे हो सकता है? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? टाइम डायलेशन के साथ ये बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा मामला है जिसे हमने होते देखा है। आप प्रकाश की गति के जितना करीब जाएंगे, उतना ही समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक आप जितना तेज जाएंगे, समय उतना कम हो जाएगा। अगर आप एक टेलीस्कोप से रॉकेट शिप को प्रकाश गति से जाता देखें, आप उस रॉकेट में बैठे हर व्यक्ति को जमा हुआ पाएंगे। वो समय की अलग गति से जा रहे होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्पेस स्टेशन के करीब 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर घूमते हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं स्पेस स्टेशन पर समय कितना धीमा होता होगा। इस तरह से लैब में इसके असर को मापा जा सकता है। आप उस भविष्य की कल्पना कीजिए जब रॉकेट प्रकाश की गति से जा रहे होंगे। वो पाएंगे कि उन्हें रॉकेट में बैठे बरसों हो गए होंगे, लेकिन जब वो लौटेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी पर दशकों गुजर चुके हैं। वो लौट कर पाएंगे कि वो अपने बच्चों से भी छोटे हो गए हैं। भविष्य का टाइम ट्रैवल एक सच्चाई है। हमने उस ओर छोटे कदम लिए हैं, लेकिन ये हो चुका है। अगर स्पेस ट्रैवल से इंसान ये जान पाया है कि समय में हेर फेर करने की संभावना है, तो क्या ये मुमकिन है कि सृष्टि के इस विशाल आकाश में दूसरे बुद्धिमान जीव इतने एडवांस हो गए होंगे कि वो स्पेस में आसानी से ट्रैवल कर पाते होंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि प्राचीन शिलालेखों में सबूत मिल सकते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज देख चुके हैं या तजुर्बा कर चुके हैं कि समय को मोड़ा जा सकता है। हिंदू संस्कृति में महाभारत नाम की एक महान गाथा है जिसे 3री सदी में क्रिश्चियन युग से पहले लिखा गया था, लेकिन इसे मौखिक रूप में लिखा गया था जो उससे भी पहले के समय का था। उसमें कहानी राजा रिवाइटा की है जो स्वर्ग जाकर ईश्वर से मिलते हैं। वो कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा थे। राजा रिवायता को एक रथ में स्वर्ग ले जाया गया था। उन्हें एक विशाल महल में ले जाया गया जो ईश्वर का वास था। जब राजा रिवायता लौटकर वापस आए, वो हैरान रह गए कि वो अपने आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। तब पता चला कि वो सैकड़ों साल बाद वापस लौटे थे। क्या ऐसी बात होना वास्तव में मुमकिन है या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है? मेरे ख्याल से ये समय में गति की पहली कहानी होगी जिसमें कोई स्पेस में जाता है और एक स्पेसशिप में और एक लंबा समय गुजारता है। और ठीक यही बात तो आइंस्टाइन ने 1905 में कही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कहानी हजारों साल पुरानी है। क्या राजा रिवाइटा का तजुर्बा समय बदलाव की एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है जो हजारों साल पहले घटी थी?
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के लिए यह संभावना और मजबूत हो जाती है जब हम देखते हैं कि इसी तरह की कहानियां दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पाई गई थी, जैसे कि इजिप्ट में, जहां प्राचीन चित्रलिपि में सोलार बार्ज ऑफ रा नाम की दिव्य यान की बात कही गई है। प्राचीन इजिप्ट के रा के सोलर बार्ज के बारे में कई बार जिक्र किया गया है। वो एक ऐसा वाहन था जिसे आसमान को पार करते देखा गया था। इस सोलार बार्ज को शिप ऑफ अ मिलियन ईयर्स भी कहा जाता है। ट्यूरिन किंग लिस्ट नाम के प्राचीन दस्तावेज, जिसमें 1300 बीसी में इजिप्ट के उन सभी बादशाहों का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक शुरू के फैरो 100 साल या यहां तक कि हजारों साल तक जिए थे। ये वो फैरो थे जिन्होंने रा के सोलार बार्ज पर सितारों तक की यात्रा की थी। जब हम इजिप्ट के ऐसे रिकॉर्ड्स को देखते हैं तब लगता है अगर समय बदलाव जैसी कोई चीज है, अगर फेरो सच में एक यान में बेहद तेज रफ्तार से गए थे और जब वो लौट कर आए तब भी वो जवान ही थे, लेकिन पृथ्वी की उम्र काफी बढ़ चुकी थी, तो फिर क्या यही असल बात है? क्या इसी तरह फेरोज सैकड़ों साल तक जिए थे? हम अलग अलग संस्कृतियों में उस असर को देखते हैं जिसे कहते हैं समय बदलाव। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के एशमोलियन म्यूजियम में रखी वो कलाकृति है जिसे प्राचीन सुमेरिया का WB44 किंग लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में प्राचीन सुमेरिया के सभी बादशाहों के शासनकाल के सही रिकॉर्ड लिखे गए हैं। इसकी कुल संख्या 266,000 साल है और ऐसे गजब के शासनकाल हैं जिन्हें खास तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि समय का रिकॉर्ड किस तरह लिखा जाना चाहिए। बाइबल में ऐसे लोगों के चित्र हैं जो कि सैकड़ों साल तक जिए थे, और बाइबल में सबसे पुराना चित्र मैथुसेलाह का है जो नाव के ग्रैंडफादर थे, और बाइबल के मुताबिक जब उनकी मौत हुई वो 969 साल के थे। हिब्रू बाइबल के मुताबिक मथूसला के पिता इनॉक एक अग्नियान में पृथ्वी छोड़कर चले गए थे, और जब ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में रहने के लिए चुना उस वक्त उनकी उम्र 365 साल की थी। बर्ड से पहले के सभी कुल पिताओं के रिकॉर्ड में उनकी उम्र 700 साल से ज्यादा की बताई गई है। उनकी इस तरह की हैरत अंगेज लंबी उम्र की एक वजह यह हो सकती है कि वो स्पेस में सफर करते थे और फिर लौट कर आते थे, और इस बीच 400 या फिर 900 साल गुजर जाते थे, और वही तो उनकी उम्र होती थी। इस तरह की अटकलें हमारे पूर्वजों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि तब उनका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कुछ घटनाएं बीतने के बाद कोई सोकर उठता है। ये बहुत ज्यादा अजीब बात लगती है। ये सब कैसे मुमकिन है? क्या ये कहानियां उन प्राचीन लोगों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें एक परग्रही यान में सफर करते समय बदलाव का तजुर्बा हुआ हो? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है हाँ, और उनका कहना है कि दूसरे रिकॉर्ड्स प्राचीन और आधुनिक दोनों ये बता सकते हैं कि परग्रहियों में समय में हेर फेर करने की इससे भी कहीं ज्यादा काबिलियत है। एंडोवर, इंग्लैंड, 1935। रॉयल एयरफोर्स विंग कमांडर सर रॉबर्ट विक्टर गॉडर्ड को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में एक पुराने उजड़े एयरफील्ड की जांच करने के लिए भेजा गया। सर रॉबर्ट विक्टर गॉडर्ड एयरफील्ड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि आगे चलकर उस एयरफील्ड का इस्तेमाल किया जा सकता था या नहीं। उन्होंने देखा कि एयरफील्ड में दरारें पड़ चुकी थी और गाय घास खा रही थी, और लौटते वक्त वो रास्ता भटक गए या शायद वो एक तूफान में फंस गए थे। तो उन्होंने वहीं जाने का फैसला किया जहां से वो आए थे। वापस लौटते समय उन्हें अजीब से पीले और भूरे रंग के बादल दिखे। उन्हें लगा मानो वो किसी दूसरी दुनियावी प्रवेश द्वार में घुस गए हों। वो वहां से निकलते हैं और एक खुली धूप में आते हैं। उसी एयरफील्ड के ऊपर से जाते वक्त
वो ये देखते हैं कि वाह, ये सब कुछ तो नया हो गया। टैरामेक पर विमान थे, लेकिन उन पर पीला रंग चढ़ा हुआ था, और जो मैकेनिक्स उन विमान की देखरेख कर रहे थे उन्होंने नीले रंग के यूनिफॉर्म पहने थे। लैंड करने के बाद गॉडर्ड ने जो कुछ देखा उसे अपने साथियों को बताया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन दिनों RAF प्लेन्स का रंग सिल्वर हुआ करता था और मैकेनिक्स का यूनिफॉर्म भूरे रंग का था। लेकिन कुछ ही साल बाद RAF ने अपने ट्रेनिंग प्लेन्स और मैकेनिक्स के यूनिफॉर्म दोनों के रंग बदल दिए थे, जिसे गॉडर्ड ने तब देखा जब 1939 में वो ड्रीम एयरफील्ड के ऊपर फिर से गए थे। उन्होंने फिर उड़ान भरी और पाया कि ड्रैम की एयरफील्ड में प्लेन्स थे, उन पर पीला रंग चढ़ाया जा रहा था। मैकेनिक्स ने नीले रंग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उन्हें याद आया, ठीक यही उन्होंने तब देखा था जब 4 साल पहले 1935 में वो उस पीले और भूरे तूफान से बाहर निकले थे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि विक्टर गोडार्ड ने जो तजुर्बा हासिल किया उसमें परग्रहियों का दखल हो सकता है। शायद उन्हें समय के पीले और भूरे बादलों में धकेला गया हो। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह के अजीबोगरीब बादलों की काफी मिसालें दी जाती रही हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का कहना है कि एक अज्ञात सभ्यता इतनी विकसित थी कि वो ग्रहों के बीच यात्रा कर सकती थी, और हो सकता है उनके पास समय के आर पार जाने का प्रवेश द्वार भी हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उस तरह के प्रवेश द्वार यहाँ पृथ्वी पर भी बनाए गए थे। अगर हम बरमूडा ट्रायंगल में हुई हैरत अंगेज घटनाओं की जांच करें तो हमें सबूत मिल सकते हैं। बहामस, 4 दिसंबर 1970। पायलट ब्रूस गर्नन एंड्रोस आइलैंड से पाम बीच, फ्लोरिडा की ओर रवाना हो रहे हैं, जो मायामी के उत्तर में है। ये एक ऐसा रूट है जिसमें इन्होंने कई बार बिना किसी मुश्किल के उड़ान भरी है, लेकिन इस बार की उड़ान पहले जैसी नॉर्मल नहीं होगी। मुझे उड़ान भरते हुए करीब 47 साल हो चुके हैं। उस एरिया में मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल सकता। इसकी शुरुआत मायामी से पूर्व 160 किलोमीटर से हुई, जब मैं एक अजीब से तूफान में घिर गया था। पलक झपकते ही समय बदलने लगा, और सच कहूँ तो मेरे सामने स्पेस टाइम बदल रहा था। मैं टनल को घूमता हुआ देख रहा था। जब मैं दूसरी ओर निकला, टनल टूट चुका था। मैं मायामी बीच के तट पर पहुंच चुका था। 160 किलोमीटर की फ्लाइट में मुझे सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड लगे, जबकि मैं सिर्फ 16 किलोमीटर ही जा पाता। 160 किलोमीटर नहीं। मेरे ख्याल से उन्हें समय में बदलाव का तजुर्बा हुआ होगा, या वो एक ऐसे भंवर में चले गए होंगे जो एक तरह का प्रवेश द्वार रहा होगा। हम नहीं जानते, लेकिन ये टाइम ट्रैवल का एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। क्या ये मुमकिन है कि जिस रूट से ब्रूस गर्नन होकर गुजरे वो उन्हें समय के प्रवेश द्वार में ले गया हो? जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का सवाल है, ये हैरत अंगेज घटना कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है, खास तौर से इसलिए कि ये उस इलाके में हुई जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है। बर्म्यूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा तट से ज्यादा दूर नहीं है। इसके उत्तरी हिस्से को इनलैंड ऑफ बर्म्यूडा कहते हैं। यहाँ से वो दक्षिणी फ्लोरिडा की ओर जाती हैं और वहां से बहामास की ओर, और यही वो इलाका है जहां कई चौंकाने वाली ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी हैं। गर्नन उस खौफनाक तजुर्बे से बच निकलने में खुशकिस्मत रहे, लेकिन कई जहाज और विमान इस इलाके से गुजरे और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एक हैरत अंगेज मामला 1945 दिसंबर 5 के दिन घटा। 5 नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है, सब के सब एक ही वक्त में गायब हो गए।
सभी 5 कंपासेस सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उनके 2 नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका वो इस्तेमाल कर सकते थे वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। प्लेन उनके रडार से गायब हो गए और उनकी आखिरी बातचीत में लगातार अजीब सी आवाज आती रही। नेवी ने गायब हुए बॉम्बर्स की तलाश के लिए फौरन एक टीम को रवाना किया, लेकिन उन्हें मलबे का एक कतरा भी नहीं मिला। क्या ये मुमकिन है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल दरअसल कुछ रहस्यमय पोर्टल्स या भंवर की वजह से एक रहस्य बना हुआ है जिन्हें न जाने किसने क्रिएट किया, नहीं पता। हम इतना जानते हैं कि उस जगह में एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेशुमार विमान और जहाजों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स वहां चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र है जहां प्रवेश द्वार के समय में हेरफेर किया जा सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स इस बात पर अपनी सहमति जताते हैं। उन्हें यकीन है कि ऐसे प्रवेश द्वार उस इलाके में होने वाली अजीब घटनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। बहुत से यूएफओस देखे गए हैं और आज के लेटेस्ट यूएपी वीडियोस बाजार में आए हैं जो अजीब से फ्लाइट पैटर्न्स और काबिलियत दिखाते हैं और हम नहीं जानते वो क्या है। हो सकता है वो हमारी दुनिया में प्रवेश द्वार बना रहे हों, हमारे समय में और हमारे स्पेस में, जिसमें वो जब चाहे आ जा सकते हैं। तो जब तक हम उन्हें जान नहीं लेंगे ये कहना मुश्किल है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या यह मुमकिन है कि दूसरी दुनिया से अज्ञात जीव बर्मुडा ट्रायंगल के प्रवेश द्वार के जरिए हमारे समय और स्पेस में यात्रा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या ऐसे प्रवेश द्वार कुदरती हैं या वो किसी परग्रही टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं? हो सकता है इसका जवाब उस यूएफओ गवाह की रिपोर्ट की जांच करने पर मिल जाए जो दावा करता है कि उसे भविष्य से एक संदेश मिला है। सफक काउंटी इंग्लैंड में दूर दराज के एक जंगल में रेंडलशैम नाम का एक गांव है जो मशहूर बन चुका है क्योंकि यहां यूएफओ लैंडिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जिन लोगों को उसका तजुर्बा हुआ है उन्हें यकीन है कि ये भी टाइम ट्रेवल की घटना है। ये लैंडिंग 26 दिसंबर 1980 में हुई थी। एयरमैन जॉन बरोज रोज की तरह यूएस एयरफोर्स बेस के सिक्योरिटी की पोस्ट पर गश्त लगा रहे थे जब उन्हें एक विमान के क्रैश होने पर उसकी तहकीकात का ऑर्डर मिला। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे रेडियो से खबर दी और कहा कि मैं उनसे मिलूं और ईस्ट गेट पर हम तहकीकात करें। हम चेक करने के लिए ईस्ट गेट की ओर जा रहे थे जब अचानक ही उन्होंने जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी। मैंने मदद के लिए दूसरों से कनेक्ट किया और उन्हें बताया कि एक अजीब सी बात हो रही है। तो उन्होंने सिक्योरिटी यूनिट के सार्जेंट पेनिस्टन को भेजने का फैसला किया। वो आए और उन्होंने भी वही अजीब सी रोशनी देखी जो हमने देखी थी। मैंने वहाँ रंग बिरंगी रोशनियां देखी और मुझे वहाँ की हवा कुछ अलग सी लगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह उसे बयान करूँ, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरी स्किन और मेरे बालों में बिजली का करंट सा दौड़ रहा है और वक्त के साथ हम जैसे जैसे पेड़ों के पास पहुँचते गए वो और तेज होता गया और फिर वो बेहद तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे चारों ओर बिजली का करंट दौड़ रहा हो और कभी कभी लगा जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। जैसे ही सिक्योरिटी टीम अजीब सी रोशनी के करीब पहुंची, सार्जेंट पेनिस्टन ने पेड़ों के उस पार एक बड़े से यान को देखा। उस यान का शेप तिकोना था, करीब 6 से 7 फुट ऊंचा, काले रंग का। मैं घूमकर यान के दूसरे हिस्से की ओर गया और तब मैंने उस पर कुछ लिखा हुआ देखा। वो करीब 3 फुट लंबा था, ऊंचाई में शायद 6 इंच का होगा। असल में मैं किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा था जिससे मैं पहचान सकूं, जैसे कि यूएसएफ, लेकिन मैंने जो देखा वो चित्रलिपि जैसी थी। मैंने यान को हाथ से सहला कर देखा। मैं नहीं जानता इसे कैसे बताऊं। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे एक तस्वीर दिखा रहा हो और मैं अपने मन की आंख से देख रहा था। ओके, कई 0 थे और कई 1 थे। मैंने उन सबको लिखा एक के बाद एक।
जब पेनिस्टन ने यान को छुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में किसी ने एक अजीब सा इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर दिया हो, और अगले दिन उन्हें मजबूरन 0 और 1 को बार बार लिखना पड़ा, जिसे कि आज हम मशीन कोड कहते हैं। बरसों बाद एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने इस इंफॉर्मेशन को एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम में चला कर देखा और अचानक एक मैसेज उभरा। मैसेज ये था, मानवता की खोज, लगातार ग्रहों का विकास, तुम्हारी आंखों जैसी आंखें, आरंभ वर्ष 8100। जब हम आरंभ वर्ष को 8100 देखते हैं तो हम अटकलें लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। शायद हम सिर्फ परग्रहियों को ही नहीं बल्कि भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स को देख रहे हैं। उस घटना के बाद यूएस मिलिट्री ने एक जांच शुरू की, लेकिन उसे गवाहों और मीडिया से दूर रखा। लेकिन एयरमैन बोरोज और ऑफिसर पेनिस्टन के लिए इसे भूल पाना आसान नहीं था। दोनों आदमियों पर उस घटना का शारीरिक असर पड़ा, यहां तक कि उन्हें अजीब से सपने आने शुरू हो गए। उस घटना के बाद मुझे गले और आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक बार मेरे मसूड़े सफेद पड़ गए, मेरी नजर कमजोर हो गई, और जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि क्या कभी रेडिएशन के आसपास गए हो क्या। जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सपने आते हैं और मैं सोचता रहता हूं उसके बारे में कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा। सन 1993 में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद 3 महीने यूं ही बीत गए और तब मुझे सपने आने लगे, बुरे सपने। सपने में मैं देखा करता था वो टाइम ट्रैवलर्स थे, भविष्य में 40 से 50 साल पहले के। मैंने देखा कि वो कुछ बातों को ठीक करने के लिए लौटे थे, उन्हें सही करना था। एक खौफनाक बात हुई थी, कुछ ऐसी बात जिसे वो ठीक करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए टाइम ट्रैवल की जरूरत थी कि लौटकर अतीत में जाया जाए। मैंने उन्हें परग्रहियों की नजर से नहीं देखा। मुझे हमेशा लगा कि वो जो लोग हैं वो हम हैं, लेकिन भविष्य में। क्या यह मुमकिन है कि जेम्स पेनिस्टन और जॉन बोरोज का देखा वो यान किसी दूर के सितारे से नहीं बल्कि समय के एक बिंदु से आया हो सकता है एवोल्यूशन में जो प्रचलित था और भविष्य में इंसान का रूप कैसा होगा, इस पर जांच करने से कुछ और सुराग मिल सकते हैं। आगे देखिए। अगर हम अपने बायोलॉजिकल रूप में अतीत के प्रचलन को देखें तो हम पाते हैं कि हम ठीक उसी तरह दिखते हैं जैसे कि क्लोज एनकाउंटर्स के मामलों में आमतौर से दिखाया जाता है। ब्यूट, मोंटाना, 2019। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एट मोंटाना टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर माइकल मास्टर्स ने आइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर एक किताब पब्लिश की। ये क्रांतिकारी किताब उस गंभीर धारणा की बात करती है कि हो सकता है यूएफओ घटनाओं में हमारे अतीत के इंसानी वंशज भी शामिल हों, जो समय के विस्तार में अतीत काल में लौट रहे हों। अतीत काल के टाइम ट्रैवल के बारे में एक सवाल उठता है कि अतीत काल का टाइम ट्रैवल एक सच्चाई है तो काल के पर्यटकों की यहाँ भरमार क्यों नहीं होती। अब इसका जवाब है कि हाँ, वो आते हैं और हम उन्हें देखते हैं यूएफओस की शक्ल में और उन अज्ञात जीवों के रूप में जो इंसानी भविष्य से लौटकर वापस आ रहे हैं, जिनके पास हमसे कई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे मुकाबले उनका शारीरिक रूप ज्यादा एडवांस है। डॉक्टर मास्टर्स कह रहे हैं कि अब तक इंसानी रूप में देखे गए परग्रही खास तौर से स्लेटी रंग में दिखाई दिए हैं और बहुत से बायोलॉजिस्ट्स भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दूर भविष्य में इंसान भी ठीक इसी तरह दिखेंगे। जब हम अपने बायोलॉजिकल रूप और टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हम पाते हैं कि ठीक यही बात हमारी आकार रचना पर भी हो रही है। हमारी खोपड़ी पहले से बड़ी हो गई है, ज्यादा गोल हो गई है, हमारे चेहरे के बीच और निचला हिस्सा पीछे की ओर चला गया है। अगर यही चलन भविष्य में भी होता रहा तो बहुत मुमकिन है कि हम भी क्लोज एनकाउंटर्स जैसे मामलों में बताए गए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की तरह दिखेंगे, जिसमें उन जीवों के बड़े सर हैं, छोटे चेहरे हैं और बड़ी आंखें हैं।
इस तरह के परग्रही या अजीब से यान में आने वाले जीव जो कद में ऊंचे होते हैं, उनके सर काफी बड़े होते हैं और उनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं। ये हमारी प्रजाति के एवोल्यूशन का एक संकेत हो सकता है कि आने वाले हजारों लाखों साल में हम भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे। क्या स्लेटी रंग के परग्रही, जिन्हें बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा है, क्या वो इंसानी टाइम ट्रेवलर्स थे? कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसे सबूत जो बताएं कि पृथ्वी पर भविष्य के इंसान आ रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्ट्स की जांच करनी होगी। अगर हम उनके यान को देखें तो उनके रूप से लगता है जैसे उनमें ऑफ बैकवर्ड टाइम ट्रैवल का फंक्शन हो। ये रिसर्च सन 1915 में आइंस्टाइन के छपे पेपर से बहुत मेल खाती है, जो दिखाता है कि किस तरह से विशाल या बेहद ऊर्जावान डिस्क या सिलेंडर के रोटेशन से बैकवर्ड टाइम ट्रैवल की काबिलियत को पैदा किया जा सकता है। कभी कभार मैं अपने आप से पूछता हूं कि कहीं यूएफओस टाइम ट्रैवलर्स तो नहीं। वो भविष्य के हमारे ही अपने लोग हैं जो इतिहास पर स्टडी कर रहे हैं और मापने के लिए वो यान भेज रहे हैं। वो हमें देखना चाहते हैं, हमारी तस्वीर लेना चाहते हैं, लेकिन हमसे सीधा संपर्क नहीं करते। मैं इसमें से कुछ भी नकार नहीं सकता, टाइम ट्रैवल को भी नहीं। लेकिन अगर भविष्य के इंसान समय में लौट कर आते हैं तो क्या वो सिर्फ अतीत की घटनाओं को देखना चाहते हैं या फिर उनका कोई और गंभीर मकसद है? इस मामले से जुड़ी एक और बात यह है कि हम ही हैं जो भविष्य से आकर हमारी मदद करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक संपर्क तो हो सकता है वो हमें टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की की जानकारी देना चाहते हो, या वो हमें दूसरे ग्रहों की जानकारी देना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमें जीने के लिए ऐसे साइंटिफिक डेटा देना चाहते हो जिनसे वो भविष्य के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें उस दौर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। क्या वो इसलिए लौट रहे हैं ताकि वो किसी तरह हमारी मदद कर सकें, हमें नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कारों को सिखाने के लिए? शायद हमें उनके खुद के भविष्य की ओर ले जाना चाहते हों। हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी में वो सभी बातें हों, क्वांटम कंप्यूटर से लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन और एआई, यहां तक कि नैनो टेक्नोलॉजी भी। ये सभी साइंस के क्रांतिकारी स्तर पर हैं। दरअसल हम उन्हीं जवाबों की तलाश में हैं कि हम किस तरह इन टेक्नोलॉजीज को बेहतर बना सकते हैं। अगर यूएफओज हमारे भविष्य के यान हैं, अगर वो जीव जिन्हें हम उस यान के साथ देखते हैं, क्या वो हमारे दूर के वंशज हैं? और सन 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में उनका यान क्रैश हुआ। क्या ये मुमकिन है कि हम इस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम समय में तेज से तेज रफ्तार पर जाना चाहते हैं या हम एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम्स पाना चाहते हैं, बल्कि हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से समय में यात्रा की जाती है। हो सकता है हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हों जहां वो टेक्नोलॉजी हमारी अपनी हो जाएगी। हम फिर से समय में गुजरेंगे जिसमें अतीत और भविष्य के बीच एक घुमावदार लूप बना रहेगा। अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो क्या पृथ्वी पर आने वाले दोनों परग्रही और इंसान हमारे अपने भविष्य से आ रहे हैं? हो सकता है ऐसी संभावनाओं की जांच करने पर हमें और सुराग मिलें कि समय की सच्ची प्रकृति उससे बिल्कुल भिन्न हो जैसा कि हम सोचते आए हैं। बोल्डर, कोलोराडो, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में 2 ऐसे एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइमरी टाइम और फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड का काम करते हैं। दुनिया भर में इसी तरह के क्लॉक्स को बेहद सटीकता के साथ समय से मिलाया गया है, जिसके जरिए पूरी मानव जाति अपना कामकाज करती है। ये लगातार हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे और दिनों तक चलती रहती है, ये बताते हुए कि हमें कब जागना है, कब काम पर जाना है, कब खाना है, कब सोना है और कब जश्न मनाना है और आखिर में कब मरना है। लेकिन क्या हो अगर हम जिस तरह समय को समझते हैं वो महज एक दिमागी ख्याल भर हो, उसे संख्या में बताने और एक ऐसी वैश्विक ताकत को कंट्रोल करने की एक कोशिश भर हो जिसे आज के विज्ञान ने समझने की शुरुआत भी न की हो। हम सब सीधे चलने वाले समय की एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि समय की सारी धारणाएं वास्तविकता पर लादी गई हैं।
वास्तविकता अपने ढंग से बहती है। हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी घड़ियां उसे मापती हैं। हम दावा करते हैं कि हम इसे घंटों और दिनों में बांट सकते हैं। फिजिसिस्ट्स का कहना है कि अगर हम समय की धारणा पर आज के विज्ञान के मुताबिक चलते हैं, तब यहाँ इसी पल का ख्याल भी महज एक भ्रम होगा, क्योंकि प्रकाश और ध्वनि तत्काल ही नहीं चलते। जब आप खुद को आईने में देखते हैं, आप सिर्फ खुद को ही नहीं देख रहे होते, आप खुद को ऐसे देखते हैं जिस तरह आप एक सेकंड का अरबवां हिस्सा थे। जब आप चांद को देखते हैं, आप उस चांद को नहीं देख रहे होते जो उस पल है, आप उस चांद को देख रहे होते हैं जो करीब 1 सेकंड पहले था। इसलिए जब आप तारों का समूह देखते हैं, आप तारों के उस समूह को देख रहे होते हैं जैसा वो 400 साल पहले हुआ करता था। रात के आसमान में जो सितारे दिखाई देते हैं वो बहुत पहले खत्म हो चुके थे, जैसा कि समय के सीधे चलने के मॉडल में होता है। यानी उनका वजूद खत्म हो चुका है, उन तक अब पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर समय का यह मॉडल गलत हो तब? टाइम ट्रैवल के बारे में एक और नजरिया है। वो ये है कि जब महाविस्फोट हुआ, अंतरिक्ष और समय और बाकी सब चीजें वजूद में आई, यानी कि सृष्टि में अब तक का समय मौजूद है। किसी वजह से हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ वर्तमान को। क्या इसकी वजह यह है कि समय पर हमारी समझ सीमित है? हम इसे किस तरह महसूस करते हैं? हो सकता है टेक्नोलॉजी की बदौलत एक विकसित परग्रही प्रजाति या यहाँ तक कि भविष्य के इंसान समय और स्पेस में हेर फेर करने में कामयाब हुए, जिससे वो अतीत और भविष्य दोनों में यात्रा कर पाए। ये ख्याल कि हम दूसरे स्टार सिस्टम से आने वाले स्पेस के लोगों को देख रहे हैं, शायद ये सही जवाब ना हो सकता है वो टाइम ट्रैवलर्स हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो विकसित लोग हमारी मदद कर रहे हों, हमें रास्ता दिखा रहे हों? शायद वो इंसानियत के एवोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हों। मैं टाइम ट्रैवल में यकीन करता हूँ। मेरा मानना है कि भविष्य में हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं होगी। भले ही आपको लगे ये पागलपन है, लेकिन वो होकर रहेगा। इंसान जो कुछ सोच सकता है, हिसाब लगा सकता है, यहाँ तक कि ख्वाब देख सकता है, एक दिन वो भी हकीकत बन जाएगा। क्या पृथ्वी पर बेहद विकसित सभ्यताएं आ रही हैं जो समय और अंतरिक्ष के परे चली गई हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो हमारे ही इंसानी वंशज हैं जो भविष्य से लौटकर आ रहे हैं? शायद समय और अंतरिक्ष की हमारी सोच और सृष्टि में हमारा वजूद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये तो सिर्फ समय ही बता सकता है।